Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start our lecture number 3 of the subject Introduction to Computing. In last two lectures, we have discussed the course contents of this subject, that how the course contents will be covered throughout this subject, and we have also discussed the definition of computer and the major components of computer like hardware and software. In today's lecture, we are going to discuss about software. So let's start how to define software. देखिए, in lecture 2, when we were discussing about the major components of computer, I told you that software can be defined as the system's programs. I mean, कंप्यूटर सिस्टम के तमाम प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं. Software in its most general sense is a set of instructions or programs instructing a computer to do a specific task. यानी सॉफ्टवेयर असल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या प्रोग्राम्स हैं जो कंप्यूटर को किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी टास्क किस तरह से परफॉर्म किया जाएगा. यानी सॉफ्टवेयर असल में दो चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं. नंबर 1, हाउ टू डू अ टास्क एंड व्हाट टू डू. Software is a generic term used to describe computer programs that run on PCs, mobile phones, tablets और other smart devices. देखिए, सॉफ्टवेयर किसी भी मशीन को रन करने के लिए या किसी भी मशीन पे किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है. ये प्रोग्राम्स होते हैं, यानी ये बेसिकली हार्डवेयर की तरह फिजिकल फॉर्म में नहीं होते. जिस तरीके से हार्डवेयर फिजिकल फॉर्म में है, यहाँ पर हमने मुख्तलिफ टर्म्स यूज किए हैं डेफिनेशन में: पीसी, मोबाइल फोन, टैबलेट्स और अदर स्मार्ट डिवाइसेस. तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मोबाइल फोन कोई इंटायरली डिफरेंट एंटिटी है या डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन है. बेसिकली मोबाइल फोन्स हों या टैबलेट पीसीज हों या दीगर स्मार्ट डिवाइसेस हों, ये सब के सब डिवाइसेस कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आती हैं. ये एक अलग बात है कि ये कंप्यूटर की किसी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती हैं. यहाँ पर यह भी वाज़ेह करता चलूँ कि हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन के बारे में तफसील से बात करेंगे. तो अभी आप परेशान ना हो जाइएगा कि हमने तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया नहीं है. तो अब यहाँ पर सर ने कहा है कि मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स ये कंप्यूटर की किसी एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं. तो ऐसी सूरत में जब हमारे पास प्रियर नॉलेज नहीं है तो हम कैसे समझ पाएंगे? इस पे हम तफसील से इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में बात कर रहे होंगे. यानी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, ये लैपटॉप्स, ये सब आपके कंप्यूटर ही हैं, लेकिन किसी खास क्लास से बिलोंग करते हैं. और जहाँ तक ताल्लुक है स्मार्ट डिवाइस का, तो कोई गैजेट जो आप यूज़ कर रहे हो वो एक खास किस्म का कंप्यूटर हो सकता है या वो कोई स्मार्ट डिवाइस कहलाएगी. जैसा कि अगर आप स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्मार्ट वॉच असल में एक स्मार्ट डिवाइस है, वो या वो एक खास किस्म का गैजेट है. और उस गैजेट को या स्मार्ट डिवाइस को यूज़ करने के लिए भी उसमें सॉफ्टवेयर का मौजूद होना ज़रूरी है. यानी सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होने चाहिए. अगर उस स्मार्ट डिवाइस में सॉफ्टवेयर मौजूद ना हो तो आप उस स्मार्ट डिवाइस से जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप अगर कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं
तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास कंप्यूटर में कोई ना कोई वर्ड प्रोसेसर होना चाहिए। अब ये वर्ड प्रोसेसर मैं किसे कह रहा हूँ, एक ऐसे सॉफ्टवेयर को जिसकी मदद से हम टेक्स्ट पर फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या टेक्स्ट पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हम जब कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई ऐसे लिखते हैं, तो उस वक्त हम टेक्स्ट पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं। तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। तो अब अगर आप अपने कंप्यूटर में डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए जरूरी है कि आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई ना कोई वर्ड प्रोसेसर हो, यानी कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो वर्ड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो इट इज ऑब्वियस कि आप वर्ड प्रोसेसिंग की फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, या आप ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप कंप्यूटर में जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहें, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जरूर होना चाहिए जिसकी मदद से उस टास्क को परफॉर्म किया जा सके। इसकी एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कैलकुलेटर नाम की कोई ना कोई ऐप जरूर होनी चाहिए। कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होने वाली कोई ना कोई ऐप जरूर होनी चाहिए जिसकी मदद से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी ऐप आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और अगर आप अपने स्मार्टफोन को देख लें, तो इन स्मार्टफोन्स में अब व्हाट्सएप सभी यूज करते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन में व्हाट्सएप की ये ऐप मौजूद ना हो, तो आप कभी भी व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी को अवेल नहीं कर सकते, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसका सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस डेफिनेशन में सिंपली यही बताया गया है। एक थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगेन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ, प्लस में इसमें डेटा भी होगा और प्रोग्राम्स भी होंगे। इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डेटा और प्रोग्राम्स यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर्स एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। यानी सॉफ्टवेयर कुछ और नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम्स का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। Now we are going to talk about the types of software. There are two major types of software. Number one is application software and the other one is system software. Let's discuss application software. Application software is a program or group of programs designed for end user. यानी देखें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उन सॉफ्टवेयर को कहेंगे जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किए गए हों, राइट। मिसाल के तौर पे आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप कम्युनिकेशन कर सकें, और कम्युनिकेशन के लिए आपके पास मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं लाइक स्काइप। और इस वक्त अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स जूम को यूज कर रहे हैं। अब जूम क्या है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। यानी ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करना ये यूजर की रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेट करना। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं ड्राइंग की या पेंटिंग की, तो पेंट ब्रश उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से अगर मुझे सॉन्ग सुनने हैं या मूवीज देखनी है, तो मैं वीएलसी प्लेयर को यूज करूंगा। यानी बुनियादी तौर पे यूजर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, उन तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। इसकी एक और डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which are designed to fulfill the user's needs and requirements. Again, यूजर की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, उन सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू बात समझा चुका हूँ। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप वेब ब्राउजिंग करें, यानी आप मुख्तलिफ साइट्स को विजिट करें, वेबसाइट्स को विजिट करें। अब अगर आप वेबसाइट्स को विजिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कोई ना कोई वेब ब्राउजर होना चाहिए। गूगल क्रोम की सूरत में
या माइक्रोसॉफ्ट एज की सूरत में, या इसी तरह से मोजिला फायरफॉक्स की सूरत में कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसकी मदद से आप वेबसाइट्स को विजिट कर सकें। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वेबसाइट को विजिट करना, इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उन सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउजर कह रहे हैं, और इन वेब ब्राउजर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software is a type of computer program designed to run a computer's hardware and application programs। यानी जब आप बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि ये कंप्यूटर सिस्टम की तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं, या दूसरे अल्फाजों में ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में मदद देते हैं। देखिए, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है, और मशीन इटसेल्फ कोई भी काम खुद नहीं कर सकती। अब अगर हम मशीन से कोई काम लेना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम उसके लिए मशीन को पहले इस काबिल बनाएंगे कि मशीन हमारी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर सके। तो मशीन को इस काबिल बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं जो न सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर को रन कर रहे होते हैं बल्कि साथ साथ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी रन करने में मदद देते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आपके कंप्यूटर में एमएस वर्ड मौजूद है और आप एमएस वर्ड पे काम करना चाहते हैं, मगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज मौजूद ना हो, तो क्या आप एमएस वर्ड में काम कर सकेंगे? ऑब्वियसली नॉट। It means the system software is basically used to run computer hardware as well as the application software. I mean, they provide help to execute application programs or they control application programs. ये कंट्रोल किस सेंस में करते हैं? एक्चुअली जब आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करना चाहेंगे तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे, आई मीन रन करेंगे, चलाएंगे, तो उस सॉफ्टवेयर को भी मेमोरी में लोड होना होगा। प्रोसेसर के लिए जरूरी है कि उस सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग करे। जिस टास्क को आप परफॉर्म कर रहे हैं वो प्रोसेस हुए बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। अब प्रोसेसर से काम लेना, मेमोरी में किसी भी टास्क के लिए स्पेस को एलोकेट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? अगेन सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इंतहाई जरूरी है कंप्यूटर सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज और फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। Here are the further classification of software। हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। Now we are going to discuss two types of application softwares। Number one is generic software and other one is bespoke software, whereas we have four different categories under the system software, that is operating system, device driver, utility programs and translators। Now we are going to discuss about the system software and their categories। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, और यहाँ पर कंप्यूटर की रिसोर्सेज की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं हो रही है बल्कि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी शामिल है। और इस सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में जो सबसे पहली टाइप हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखें, अगर आप इसके सिर्फ नाम को ही गौर कीजिए, नाम पर, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है। हियर इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS is system software that manages computer hardware, system resources and provide common services for computer programs। यानी ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर को भी मैनेज कर रहे हैं और दीगर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी कंट्रोल या मैनेज कर रहे हैं या उनको एग्जीक्यूट होने में मदद दे रहे हैं। एक और डेफिनेशन यहाँ पर हमने मेंशन की है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द प्रोग्राम दैट after being initially loaded into the computer by a boot program manages all of the other application programs in a computer।
The application programs make use of the operating system by making requests for services. यहाँ पर इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में नहीं होते, ये एक बूटिंग प्रोसेस के तहत कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होते हैं। वंस दे हैव बीन लोडेड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, यानी अगर एक मर्तबा ये कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाए तो उसके बाद ये पूरे कंप्यूटर सिस्टम का चार्ज संभाल लेते हैं और फिर कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे होते हैं या मैनेज कर रहे होते हैं या यूजर को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं कि यूजर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सके। यानी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मौजूद ना होने की वजह से आप कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की कोई भी फॉर्म हो, लाइक डेस्कटॉप पीसी हो, लैपटॉप हो, टैबलेट्स हो, आपके स्मार्टफोन्स हो, व्हाटएवर, जो भी मशीन आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, आपके लिए जरूरी है कि उस मशीन में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड हो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप खुद सोचिए कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज नहीं है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आप एमएस वर्ड पे काम कर सकते हैं? क्या आप एमएस एक्सेल में काम कर सकते हैं? क्या आप कैलकुलेशन कर सकते हैं? क्या आप कोई सॉन्ग सुन सकते हैं? क्या आप कोई मूवी देख सकते हैं? क्या आप किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। इट्स ऑब्वियस। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है कि आप अपने मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकें। आप अपनी इंस्ट्रक्शन जो भी देना चाहते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है कि वो इंस्ट्रक्शंस को समझे और उन इंस्ट्रक्शंस पे रिस्पॉन्ड करते हुए, रिस्पॉन्स देते हुए आपके टास्क को एग्जीक्यूट करवाए। इसीलिए ये इंतहाई अहम सॉफ्टवेयर्स माने जाते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर में हम डिस्कस करेंगे अब डिवाइस ड्राइवर्स को, जो कि सेकंड कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। देखिए, आपके कंप्यूटर में कोई एक नहीं, बहुत बहुत सारी डिवाइसेस मौजूद हैं। लाइक अगर आप एक डेस्कटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो उसमें मॉनिटर या एलसीडी या एलईडी, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड और इसी तरह से और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, अगेन हैं क्या? मशीन। और हम बारहा इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मशीन किसी भी टास्क को खुद परफॉर्म नहीं कर सकती। तो यहाँ पर उस मशीन को रेडी करने के लिए या उस मशीन को यूजर के लिए एक्टिवेट करने के लिए कोई ना कोई ड्राइवर होना चाहिए। ड्राइवर क्या है? बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। तो a device driver is a special kind of software program that controls a specific hardware device attached to a computer। यानी कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डिवाइसेस अटैच हैं, उन तमाम डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए हर डिवाइस का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ड्राइवर कह रहे हैं। डिवाइस ड्राइवर्स आर एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपर्ली। दीज प्रोग्राम्स हेल्प कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद हार्डवेयर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम माउस टू नेटवर्किंग डिवाइस। यानी कोई भी डिवाइस हो, माउस से लेकर नेटवर्किंग डिवाइसेस तक कोई भी डिवाइस हो, हर डिवाइस का अपना अलग एक ड्राइवर मौजूद होगा। ये ड्राइवर बेसिकली कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बल्कि अगेन ये भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है जिसको हम ड्राइवर कह रहे हैं। यहाँ पर ये बात भी समझ लीजिएगा कि देखें, बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनके ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली उनको कनेक्ट करते ही इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको या मुझे मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा कि आप जब कभी भी अपने सिस्टम के साथ माउस को अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं या प्लग करते हैं, तो फौरी तौर पे माउस का ड्राइवर डिटेक्ट कर लिया जाता है सिस्टम की तरफ से और उसको इंस्टॉल करके माउस को आपके लिए ऑपरेटेबल बना दिया जाता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी भी होती हैं जिनके लिए आपको ड्राइवर मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप इस चीज से परेशान मत हो जाइएगा कि
अगर किसी डिवाइस की फंक्शनैलिटी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ना हो रही हो तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उस डिवाइस का प्रॉपर ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो आप उसको मैनुअली इंस्टॉल करके भी बाकायदा तौर पे अपने उस डिवाइस को यूज कर सकते हैं, राइट। इसकी जो एग्जांपल है उसमें खास तौर पे प्रिंटर या स्कैनर ऐसे अमूमी तौर पे डिवाइसेस हैं जिनके ड्राइवर्स हमें सेपरेटली या मैनुअली इंस्टॉल करने पड़ते हैं। हाँ, बहुत सारे प्रिंटर्स के ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल भी हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप कहें कि हर प्रिंटर का ड्राइवर हमें मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा या हर प्रिंटर का ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। दोनों चीजें नहीं हो सकती। कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, दैट इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स। Utility programs or software is software designed to help to analyze, configure, optimize, or maintain a computer. It is used to support the computer interface in infrastructure. यानी देखें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को बेहतर बनाने के लिए, कंप्यूटर को बेहतर तरीके से रन करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या कंप्यूटर के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके कंप्यूटर पे अमूमी तौर पर हम सुनते हैं कि वायरस का अटैक हो गया। अब इस वायरस को कौन सा सॉफ्टवेयर रिमूव करेगा? एंटीवायरस। उससे होगा क्या? आपका कंप्यूटर बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा। वंस द वायरस हैज बीन डिटेक्टेड एंड रिमूव्ड बाय यूजिंग एंटीवायरस, इट मींस कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक आपका यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाएगा या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएगा। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि हमारे पास स्पीड बूस्टर के लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड को इंक्रीज करते हैं या इनहेंस करते हैं। ये सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी प्रोग्राम्स ही कहलाएंगे। सिमिलरली, अगर आप डिस्क पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, लाइक आप डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, डिस्क को फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो इनके लिए यूज होने वाले सॉफ्टवेयर को भी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहेंगे। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो, आपके मशीन की परफॉर्मेंस को बेहतर बना रहे हो, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स या यूटिलिटी प्रोग्राम्स कहते हैं। The fourth category of software is translators. Translators are the programs which are used to convert the user given instructions in machine language so that machine can understand and process such instructions. देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन कभी भी इंसानी जुबान को अंडरस्टैंड नहीं कर सकती। उसके लिए जरूरी है कि वो पहले आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को, जो आपने अपनी लैंग्वेज में दी है, उन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करें मशीन की जुबान में यानी मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उस इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सके और उन इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट में किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ट्रांसलेटर असल में कुछ और नहीं है बल्कि ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी दी गई इंस्ट्रक्शंस को हाई लेवल लैंग्वेज को या ह्यूमन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन उनको समझकर फर्दर एग्जीक्यूशन का अमल परफॉर्म करती है। तो ये ट्रांसलेटर्स कुछ और नहीं, प्रोग्राम्स ही हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात करेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में दो किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, एक जेनेरिक और दूसरे बेस्पोक। तो पहले हम बात करेंगे जेनेरिक सॉफ्टवेयर्स की। Generic softwares can be used for a number of different purposes without requiring modification. Generic software are also known as general purpose software. अब ये generic softwares क्या होते हैं? देखें, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करके आए थे कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहा हूं, अगर ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो जनरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। अब जनरल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन करनी है मुझे भी और आपको भी, राइट? कैलकुलेशन करनी है मुझे भी और आपको भी, या यूं कह लीजिए कि सबको ही कैलकुलेशन करनी है, सबको ही रिकॉर्ड कीपिंग करनी है।
तमाम के तमाम यूजर्स की रिक्वायरमेंट है कि वो कम्युनिकेशन करें। अगर भाई तमाम के तमाम यूजर ना भी चाहें तो मास लेवल पर हम ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन सबकी एक रिक्वायरमेंट है। इसी तरीके से गेम्स खेलना सबकी रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली मूवीज देखना सबकी रिक्वायरमेंट है। ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो कि जनरलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स हों, उन जनरलाइज्ड रिक्वायरमेंट्स को, जनरल रिक्वायरमेंट्स को, नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उन्हें हम जेनेरिक सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन इनके अगेंस्ट में जो बेस्पोक सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से हैं? हम कहते हैं बेस्पोक सॉफ्टवेयर is software that is specific, specially developed for some specific organization or other user। यानी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए या खास यूजर के लिए डिजाइन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, बैंक में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा होगा अकाउंट होल्डर्स की तमाम डिटेल्स को मैनेज करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर बैंक की रिक्वायरमेंट्स को ऑब्जर्व करके डिजाइन किया गया है। वो जनरल रिक्वायरमेंट्स को ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या जनरल रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि बैंक में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर मेरे किसी काम का नहीं है और आपके किसी काम का नहीं है। वो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली किसी एक बैंक के लिए ही बनाया गया है। लेट्स सपोज अगर हम बात करते हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर एमसीबी में या यूबीएल में या एबीएल में इस्तेमाल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर बैंक की रिक्वायरमेंट ही अलग होती है। कहीं पर अब मैं आपको बताऊं कि भाई आप कहेंगे सर बैंक्स में सब में जो काम हो रहा है वो तो सेम है, यानी अकाउंट होल्डर्स हैं, उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, वो अकाउंट में अपने पैसे जो है वो क्रेडिट करते हैं, फिर वो अकाउंट से पैसे जो है वो विड्रॉ करते हैं, तो सारे फंक्शन सेम परफॉर्म हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एक सिंपल सी बात ले लेते हैं समझाने के लिए, देखिए एनबीपी एक बैंक है। इस बैंक में जो अकाउंट होल्डर का अकाउंट नंबर है उसके डिजिट्स चेंज होंगे कंपैरेटिवली एमसीबी के अकाउंट नंबर्स के साथ, चेंज है। सिमिलरली बहुत सारे बैंक्स कुछ अलग किस्म की सर्विसेज भी ऑफर कर रहे होते हैं, जैसा कि कोई आपको लोन की जो फैसिलिटी दे रहा है वो लोन की शराइत अलग अलग हो सकती हैं। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो डिफरेंशिएट कर सकती हैं उन बैंक्स में भी। तो अब अगर एक बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है तो वही सॉफ्टवेयर किसी दूसरे बैंक के लिए इस्तेमाल में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि बेस्पोक सॉफ्टवेयर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नादरा नादरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान के तमाम शहरियों के रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है। अब नादरा के पास जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आप बैंक में यूज नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर कोई शॉपिंग मॉल यूज नहीं कर सकता, वो सॉफ्टवेयर कोई पीआईए का बुकिंग ऑफिस यूज नहीं कर सकता। सिमिलरली पीआईए के बुकिंग ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से बुकिंग हो रही है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, वो सॉफ्टवेयर बैंक में इस्तेमाल नहीं हो सकता या वो नादरा वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसी खास रिक्वायरमेंट को, किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है उसको हम बेस्पोक सॉफ्टवेयर कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको उसकी एग्जाम्पल भी दे दी। यहाँ पर एक बात और वादे करता चलूँ कि अगर आप बात करते हैं बेस्पोक सॉफ्टवेयर और जेनेरिक सॉफ्टवेयर की, तो जेनेरिक सॉफ्टवेयर मार्केट ओरिएंटेड होते हैं या इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में से आप लेना चाहें मार्केट से ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन बेस्पोक सॉफ्टवेयर ये मार्केट में अवेलेबल नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक खास यूजर या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस से बनवाती है तो वो सॉफ्टवेयर हाउस उस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के बाद डायरेक्टली हैंड ओवर करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस स्पेसिफिक यूजर को। वो सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर बेस्पोक सॉफ्टवेयर मार्केट ओरिएंटेड नहीं होते, जबकि जेनेरिक सॉफ्टवेयर मार्केट ओरिएंटेड होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में तमाम की तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हमने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन को देखा, सॉफ्टवेयर की टाइप्स को देखा, और हमने ये भी देखा कि सॉफ्टवेयर की जो मेजर टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनकी फर्दर कैटेगरीज क्या क्या थी। हमने इनको तमाम को तफसील से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल उठता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, वट एवर द क्वेश्चन यू वांट टू पुट अप,
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्ड करूँगा। अगर आप अपना कोई फीडबैक देना चाहें, अगर आप अपना कोई सजेशन देना चाहें, तो वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और चाहें तो मेरे इस ईमेल एड्रेस पे जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, skillopedia.academy@gmail.com, इस पर भी आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।